हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेक्चर सीरीज एंड आई होप दैट एवरीवन विल बी बेनिफिशियल बाय इट। सो बहुत दिनों से बच्चों प्लान कर रहा था कि एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करो जो है एनसीईआरटी, सोशल साइंसेस और इंग्लिश के बेसिस पे क्लास 9th और 10th के लेक्चर्स के लिए, क्लास 9th और 10th के सिलेबस के लिए। बट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई वाज अनेबल जस्ट टू स्टार्ट इट, but today I got an opportunity to start it now. So let's begin it. पहले क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट की वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म। इसके बाद बैक टू बैक सारे वीडियोस ऐसे आते रहेंगे एंड आई होप कि आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक विच आई एम गोइंग टू फॉरवर्ड विथ। So sorry, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो चैप्टर्स के हैं और उनके एक्सप्लेनेशंस को हम लोग जो है एक एक करके स्टार्ट करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट है टिप्स एंड टिप्स एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट लेक्चर इज, so in this rise of nationalism, let's begin the first lecture, that is the first one, that is visualizing of democratic actually and social republic by Frederick Sorio. So let's begin it. So there's a bit, this is Democratic and Social Republic by Frederick Sorio in 1848। ये जो पूरी की पूरी जो पहला क्वेश्चन टॉपिक से आपकी बुक में एक पिक्चर बना होगा और उस पिक्चर से आपको क्वेश्चन मिलेगा कि एक फ्रेडरिक सोरियो नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट होते हैं जिन्होंने अपने यूटोपियन विजन में, मतलब कि अपने सपने में जो है चार ऐसी कल्पनाएं की। उन कल्पनाओं को उन्होंने, अपनी इमेजिनेशंस को उन्होंने चार पोर्ट्रेट्स में उसको एक्सप्रेस किया। वो चार पोर्ट्रेट्स जो थी उसको उन्होंने एक्सप्रेस करने का प्रयास किया। अपनी अपनी पोर्ट्रेट में जो है उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ये चीजें डिस्क्राइब की उन्होंने, जो है कैसी चीजें हुई। ठीक है, तो एक एक करके वो चार पोर्ट्रेट्स थे, उनमें से ये एक है जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये फ्रेडरिक सोरियो की जो पिक्चर थी, पहला क्वेश्चन यही से बनता है कि फ्रेडरिक सोरियो की पिक्चर का नाम क्या था। तो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ठीक है, यही इनकी पिक्चर का नाम था। ये जो इन्होंने अपनी, जिसको मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है कि 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिनका नाम फ्रेडरिक सोरियो था। उन्होंने 4 प्रिंट्स की एक सीरीज जो है लॉन्च की, जो उनकी अपनी यूटोपियन विजन, मतलब कि उनके दिवा स्वप्न, दिन के सपने की एक पिक्चराइजेशन थी जो उन्होंने बहुत पहले ही कल्पना की थी, बहुत सारे चेंजेस वर्ल्ड वाइड होने से पहले जो है। तो उन्हीं में से उन्होंने नाम दिया डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। और ये कब आया था? 1848 में। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पॉसिबिलिटी होती है बनने की, जो कि एक क्वेश्चन तो ये होगा कि ये पिक्चर कब ड्रॉ की गई, तो 1848 में। और ये इसका नाम क्या था? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक नाम था। द प्रिंट डिस्प्लेड सर्टेन थिंग्स। ये जो प्रिंट्स थे इसमें पूछता है क्या क्या डिस्प्ले हो रहा है, तो क्या क्या डिस्प्ले हुआ वो हम लोग बच्चों यहाँ पर डिस्कस करने चल रहे हैं। Men and women of different European countries marching in a long train, offering their homage to the Statue of Liberty as they pass by it. आप पिक्चर अपनी बुक में देखेंगे तो यू कैन रेफर इट कि जो मेन एंड विमेन है एक लंबी सी लाइन लगाकर अलग अलग कंट्रीज के जो है एक लॉन्ग चेन में, एक लॉन्ग मार्च करते हुए ट्रेन की तरह ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से गुजर रहे हैं। ठीक है, और गुजरने के दौरान अपनी होमेज मतलब श्रद्धांजलि पे करते हुए वहां से आगे बढ़ रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ पे जो है बेयर्स टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ द मैन इन अदर हैंड। ठीक है, तो जो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिख रहा है, इस तरह से कुछ स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उनके दोनों हाथों में जो है एक में टॉर्च ऑफ एक में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है
और दूसरे में जो है, ठीक है, दूसरे हाथ में एक बुक है, ठीक है, जिसमें वो जिस बुक में उन्होंने बहुत सारे जो है चार्टर्स रखे, मतलब कि लॉज हैं, एक्ट हैं जो उन्होंने, तो इस तरह से उन्होंने रखा हुआ है अपने हाथ में जो है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है दिखाई पड़ रही हैं। उसके अलावा जो है स्टूडेंट, अगली उन्होंने कहा कि इन फ्रंट ऑफ द स्टैचू लाइज सैटर्ड रिमेन्स। ओके, उन्होंने कहा कि इन फ्रंट ऑफ द स्टैचू लाइज सैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इसके अलावा उस स्टैचू के सामने पिक्चर में दिख रहा होगा कि शैटर्ड मतलब टूटे फूटे, खंडहर, रिमेन्स जो भी टूटे फूटे हिस्से हैं वो पड़े हुए हैं, किसके? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के जो है। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का मतलब बच्चों एब्सोल्यूट से है। एब्सोल्यूट का मतलब वन हु हैज नो ऑब्स्ट्रेंस और रेस्ट्रिक्शंस ऑन हिज हर पावर्स, ठीक है। तो जो मोनार्क हुआ करते थे, डिक्टेटर्स हुआ करते थे, उनको एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस कहा गया। उन्होंने जो है अपने अनलिमिटेड पावर्स का यूज किया लोगों की भलाई के लिए, नहीं अपने फायदे के लिए। तो उसका जो नुकसान हुआ लोगों को ना, यूरोप में लंबे समय तक ये एब्सोल्यूटिस्ट पावर्स चलते रहे जो है। तो ओवरऑल इस चीज को आप देख सकते हैं कि सबके टुकड़े, मतलब एक सिंबॉलिकली ये कहा जा रहा है कि भाई सारे के सारे जितने भी निरंकुश लोग हैं, जितने भी एब्सोल्यूट हैं, वो सब टूटे हुए खंडहर की तरह पड़े हुए स्टैचू के पास, मतलब उनके दिन लद गए हैं, वो अब उनका समाप्त हो रहे हैं वो। इन हिज यूटोपियन विजन मतलब वही सपने, अपने सपने में जो है, अपनी एक कल्पनात्मक दुनिया में उन्होंने क्या किया, फ्रेडरिक सोरियो ने, ही ग्रुप्ड पीपल एज डिस्टिंक्ट नेशन। उसने नेशंस बनने के पहले ही, क्योंकि उस समय तक बहुत सारे नेशंस बने नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसके बनने के पहले ही उन्होंने कल्पना किया कि सब लोग डिस्टिंक्ट नेशन के रूप में, मतलब विशेष एक राष्ट्र के रूप में, स्पेसिफिक नेशनल फ्लैग और कॉस्ट्यूम्स के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, लाइन लगा करके जो है, जो अलग अलग नेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Two of the nations, USA and Switzerland, in a long train of people have passed through the statue. इसके अलावा ये भी दिख रहा है कि दो ऐसे कंट्रीज के लोग, मतलब कि यूएसए के और स्विट्जरलैंड के लोग, इस लॉन्ग चेन ऑफ ट्रेन में से आगे स्टैचू के आगे बढ़ चुके हुए हैं। क्यों बढ़ गए हैं, ये इसलिए दिखाया गया है क्योंकि तब तक ये दोनों कंट्रीज नेशन स्टेट बन चुके थे, इसलिए ये उस स्टैचू के आगे दिख रहे हैं, और बाकी कुछ कंट्रीज जो बनने वाले थे वो उसके पास में है, और जो अभी बहुत दूर है वो उस लाइन में उतने ही दूर दिखाई पड़े जो है, ठीक है। नेशन स्टेट क्या होता है ये मैं अगले लेक्चर में आपको, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। हाउएवर फ्रांस आइडेंटिफाइड बाय इट्स ट्राइकलर रीच्ड क्लोज टू द स्टैचू फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। ओके, हालांकि इसके अलावा जो है फ्रांस के जो लोग हैं अपने ट्राइकलर को हाथ में लिए हुए, अपने नेशनल फ्लैग को, जो उनका भी ट्राइकलर है हमारी तरह ही जो है, वो स्टैचू के पास में दिखाई पड़ रहे हैं, और उनके पीछे जर्मनी के लोग दिख रहे हैं। इसका मतलब कि जर्मनी एंड फ्रांस ये सब बहुत क्लोज थे तब एक नेशन स्टेट बनने के लिए जो है, ठीक है। एंड फ्रॉम द हेवन अबव क्राइस्ट सेंट एंड एंजल्स आर गेजिंग अपॉन द सीन। और ऊपर से जो है जीसस क्राइस्ट दिखाई पड़ रहे हैं, सेंट्स बहुत सारे संत लोग दिखाई पड़ रहे हैं, बिशप्स एंड प्रीस्ट, एंजल्स जो ऊपर से इस पूरे सीन को देख रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और ये पॉलिटिकल हार्मोनी को ब्लेस कर रहे हैं। इस तरह से इस पूरे पिक्चर में दिखाने का प्रयास फ्रेडरिक सोरियो ने किया। ये पिक्चर एक पहला क्वेश्चन है जिससे क्वेश्चन जनरेट होता है। सो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गए होंगे। जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने पॉइंट वाइज इसमें मेंशन कर दिया है। ये नोट्स की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आई होप कि ये आपको अच्छा समझ में आएगा जो है स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ जो है, और फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से चीजें बढ़ती गई, ठीक है। अब आता है अगला कॉन्सेप्ट जो मैंने कहा कि नेशन स्टेट, ठीक है, कि नेशन स्टेट क्या होता है स्टूडेंट्स, अब हम लोग वो पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन, व्हाट इज अ नेशन स्टेट। ओके, जैसा कि मैंने कहा लास्ट लेक्चर में कि नेशन स्टेट जो है इसकी बात हो रही थी कि तब तक बहुत सारे देश नेशन स्टेट बन गए थे या नहीं बने थे, तो होता क्या है, लेट्स बिगिन इट। So during 19th century,
nationalism emerged as a force that brought about many changes. One of them was nation state. Okay, 19th सेंचुरी के दौरान स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए, ठीक है, जिसने दुनिया को बड़े पैमाने में बदल डाला। उसमें से एक था नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। हालांकि इसमें ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसमें स्टेट, नेशन स्टेट, कम्युनिटी, स्टेट नेशन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन उनमें से जो आपके काम का है वो है नेशन स्टेट, ठीक है। जो कि यूरोप में उस दौरान यूज हो रहे मॉडर्न स्टेट से बिल्कुल अलग था जो है, ठीक है। हुआ क्या कि पीपल ऑफ यूरोप डिफाइड मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स एंड स्टार्टेड अडॉप्टिंग नेशन स्टेट। कि जो यूरोप के लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो यूरोप में मल्टीनेशनल एम्पायर्स चल रहे थे, ठीक है, उन्होंने इन एम्पायर्स को जो जो थे तो मोनार्क, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स को जोड़कर मोनार्क लोग रूल कर रहे थे, उसको वहां के लोगों ने नकारना शुरू कर दिया और उन्होंने उसकी जगह पे नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करना शुरू किया, ठीक है। तो एक जो नेशन स्टेट होता है, इसको आप मैं डिफाइन कर दे रहा हूं कि नेशन स्टेट एक पॉलिटिकल एंटाइटी है, एक पॉलिटिकल क्षेत्र है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, वेयर अ डिस्टिंक्ट नेशन मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग कॉमन कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री एंड आइडेंटिटीज, जहां पे लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल हो, जहां कॉमन कल्चर हो, कॉमन लोग आपस में शेयर करते हो, लैंग्वेज शेयर करते हो, अपना इतिहास शेयर करते हो और अपनी पहचान शेयर करते हो। उस डिस्टिंक्ट नेशन को जो है नेशन स्टेट कहा गया जो है, हैज इट्स सॉवरिन स्टेट। इसके अलावा इन एडिशन उसकी अपनी एक सॉवरिन स्टेट हो, मतलब कि अपना एक खुद का अपना, सॉवरिन मतलब होता है संप्रभु, जिसका अपने ऊपर खुद का कंट्रोल हो, मतलब उस स्टेट का अपना खुद का कंट्रोल हो। गवर्नमेंट कंट्रोलिंग स्पेसिफिक टेरिटरी मतलब कि वहां की सरकार उस क्षेत्र पे अपना नियंत्रण रखती हो, न कि कोई ऊपर से उसके ऊपर रूल करता हो। जैसे इंडिया 1947 के पहले 1950 तक वो एक सॉवरिन स्टेट नहीं था, क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटेन रूल करता था, इसलिए 50s के बाद हम लोग सॉवरिन स्टेट बने। तो वैसे ही जिस नेशन के पास अपने नेशन स्टेट एक पॉलिटिकल एंटाइटी है, जिसमें अपने लोग आपस में कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, हिस्ट्री और कॉमन आइडेंटिटीज को शेयर करते हो, जहां एक सॉवरेन स्टेट हो, जहां की सरकार अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम हो, ठीक है, उसको नेशन स्टेट कहते हैं। लेकिन एक और फिलॉसफी आई उस दौरान, एक प्रोफेसर थे अर्न्स्ट रेनन, उन्होंने इस चीज को डिस्क्राइब किया, ठीक है, कि ये आप पूरा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अर्न्स्ट रेनन, a nation is a culmination of a long past of endeavors, कि एक नेशन जो होता है लोगों के लंबे श्रम और संघर्ष का, उनके सैक्रिफाइसेस का, उनके अपने उसको आप कह सकते हैं कि समर्पण का, ठीक है, उनके अपने डिवोशन का, उनकी भक्ति का परिणाम है जो है। एक हीरोइक पास्ट, ऐसा एक क्षेत्र जिसका अपना एक साहसिक इतिहास रहा हो, जहां महान लोग पैदा हुए हो, इसका भव्य इतिहास रहा हो जो है, ग्लोरी, ठीक है, इज द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस अ नेशनल आइडिया। ये सारे के सारे ऐसे सोशल कैपिटल है जिनके ऊपर एक राष्ट्र का, एक राष्ट्रीय विचार का धारणा स्थापित हो सकती है, ठीक है। अब इसी चीज को जो है फर्दर आगे बढ़ाते हुए कहते हैं अर्न्स्ट रेनन कि एक इसके अलावा एक नेशन स्टेट ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जहां क्या हो रहा है, उन्होंने कहा कि जहां पे टू हैव कॉमन ग्लोरीज, कि वो नेशन स्टेट का अपना एक कॉमन ग्लोरी हो, पास्ट को लेकर एक एक साझा जो है मतलब उसमें विश्वास हो, टू हैव कॉमन विल इन द प्रेजेंट, यहाँ वहां के लोग आपस में वर्तमान में एक साथ एक जमीन को, एक टुकड़े को शेयर करना चाहते हो, टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर, जहां लोगों ने मिलजुल करके बड़े बड़े कार्य किए हों आपस में जो है, टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, और जहां के लोग अभी भी बहुत महान कार्य करना चाहते हो साथ में जो है, ये सभी महत्वपूर्ण शर्तें हैं जिसके ऊपर एक नेशन, एक देश का निर्माण होता है। और ये अर्न्स्ट रेनन की अपनी एक फिलोसॉफिकल डेफिनेशन थी नेशन स्टेट की। इसकी एक पॉलिटिकल डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली। तो ये बच्चों नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो उसी दौर में आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके बाद के दौर में, जब लोगों ने, ठीक है, मल्टीनेशनल डायनेस्टीज को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया,
उन्होंने अपनी एक ऐसा लैंड मास चाहा जहां उनका खुद का सॉवरेन कंट्रोल हो, जहां पे उनकी सरकार हो, उनकी जनता के द्वारा किसी तरह चुनी हुई जो है, तो उन्होंने उसको नेशन स्टेट का नाम दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर का एक और हिस्सा भी बचा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आप बोलेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में सर्टेनली आप इसको ऐसे स्टार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो थे, जब फ्रांस में सत्ता का बदलाव होता है या उसके पहले भी, जब फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज अपनी बैंड बना करके वो चारों तरफ अपना रेवोल्यूशन का प्रचार कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस को लोगों के बीच में फैलाया, लोगों को ना आइडिया ऑफ नेशन डेवलप करने के लिए, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान तो वो क्या था उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कि क्वेश्चन बनता है कि how did French revolutionaries introduce various measures and practices to create a sense of collective identity among the French people? So how did they? Let's start it now with the first point that is, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने ला पैट्री, ओके, द फादरलैंड, जिसको फ्रेंच में ला पैट्री कहते हैं फादरलैंड को, और ली सिटोयन जिसको उन्होंने द सिटीजन कहा ना, ऐसे कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज किया लोगों को जो है टू क्रिएट अ सेंस ऑफ इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने लोगों के अंदर एक इक्वल जो है राइट्स, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अम्ब्रेला के नीचे एक इक्वल राइट्स वाला एक कंट्री बनाने का प्रयास किया। उसमें उन्होंने सबके लिए कंट्री को फादरलैंड और लोगों को सिटीजन कि आप सभी लोग यहाँ के सिटीजन है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स के साथ का इंट्रोडक्शन किया, जिससे कि लोग अपने आप को उसके साथ जुड़ा हुआ महसूस कर सके कि हम भी इस फादरलैंड के हिस्से हैं और हम भी इस सिटीजन है जो है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने नया फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया, ट्राइकलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर वन। उन्होंने नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, क्योंकि एक किसी भी कंट्री के लिए जो है, जो उसके सबसे बड़े सिंबल ऑफ डिपेंडेंस होता है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उसका फ्लैग होता है। तो उन्होंने क्या किया, लोगों के अंदर से फ्रेंच गवर्नमेंट की जो फ्रेंच मोनार्क की जो भी चीजें, जो भी उसकी अपनी सिंबॉलिक प्रेजेंस था, उसको उन्होंने हटाना शुरू किया, जिससे लोग अपने आप को फील कर सके। और इसीलिए उन्होंने अपना एक नया फ्रेंच फ्लैग बनाया, एक ट्राइकलर बना करके उन्होंने फॉर्मर जो फ्लैग था उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया इससे जो है। इसके अलावा जो है इसके अलावा उन्होंने क्या किया, स्टेट जर्नल वाज इलेक्टेड। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्टेट जर्नल जो है इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, क्या किया उन्होंने एक स्टेट जर्नल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वाज इलेक्टेड, ठीक है। तो उन्होंने इसके अलावा जो है एक स्टेट जर्नल यूज किया, जो है स्टेट जर्नल बनाया, मतलब जो पहले उनकी अपनी एक नेशनल असेंबली थी, मतलब स्टेट जर्नल जो था जो है उसको वाज इलेक्टेड, उसकी फिर से वहां पे इलेक्शन कराया गया, उसके मेंबर अपॉइंट किए गए और उसको उन्होंने नया नाम दिया, ठीक है, नेशनल असेंबली ना। और किसके द्वारा, ये जो देश के एक्टिव सिटीजन्स थे, आपने क्लास 9th में एक्टिव सिटीजन्स पढ़े होंगे, फिर से बता देता हूँ, एक्टिव सिटीजन वो थे जिनके पास वोटिंग राइट्स हुआ करते थे। और ये किनके पास हुआ करते थे, वोटिंग राइट्स उनके पास होते थे जो प्रॉपर्टाइड थे, क्या थे, जिनके पास प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, उन्हें ही वोटिंग राइट मिला करता था जो है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों के द्वारा एक नेशनल असेंबली बनाई गई, मतलब स्टेट जर्नल का नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। इसके अलावा नई हाइम्स, नए नए नारे बनाए गए, कंपोज किए गए, नए शपथ लिए गए, नए कस्में खाई गई, और जो शहीद हुए लोग थे उनको याद किया गया जो है देश के नाम पे ना। इसके अलावा जो है सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस। इसके अलावा उन्होंने एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लॉन्च किया, ठीक है, जो सबके लिए इक्वल लॉ, इक्वल कानून बना सकती थी, ऐसा एक केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र बनाया गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप किया गया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। उन्होंने इसके अलावा क्या किया, उन्होंने
अपना खुद का एक यूनिफॉर्म जो पूरे देश में एक जैसा हो, वेट एंड मेजर्स लॉन्च किया, अडॉप्ट किया जो है। इसके अलावा रीजनल डायलेक्ट्स को, क्योंकि भाषा गुलामी की सबसे बड़ी पहचान है। जब आप अपनी भाषा के साथ जुड़े नहीं रहते हैं तो लोग आपको वैसे ही गुलाम मान लेते हैं, अगर आपको अपनी भाषा, अपनी कल्चर का ज्ञान ना हो तो वैसे ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो छोटी छोटी रीजनल डायलेक्ट्स थी, मतलब की बोलियां थी, उसको इन्होंने हटा करके उसको डिस्करेज करना शुरू किया और उसकी जगह पे एक भाषा जो पूरी देश की भाषा हो, जैसे हमारे यहाँ हिंदी का प्रयास होता है, तो वैसे ही वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज को जो है पूरे देश की भाषा बना दिया गया जो है। ठीक है, ये सारे बदलाव किए गए उस दौरान जो है। और इस तरह से पूरा का पूरा जो है क्या हुआ कि ये सारे बदलावों के साथ जो है फ्रांस में रिवॉल्यूशन को लॉन्च किया गया, लोगों का भरपूर समर्थन मिला और इस तरह से बच्चों इस पूरे सिलेबस की समाप्ति होती है। तो ये पूरा ओवरऑल जो है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने, मैं इसकी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम कर दूंगा और इसके अलावा आपको ये पीडीएफ जो है आप मुझे टेलीग्राम करेंगे तो आपको ये आराम से मिल जाएगा ये पीडीएफ। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा हो तो इनकरेज करिए और सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल को। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम अभिषेक तिवारी ट्यूटोरियल्स है। तो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड। आगे वीडियोस आपकी आती रहेंगी। थैंक यू।